नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हर दिल के लिए दिल का करे उपयोग। जी हाँ, विश्व हृदय दिवस पर दुनिया भर में इसी टैगलाइन के जरिए लोगों से हृदय के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। भारत में हर साल लाखों लोग हृदय रोगों से ग्रस्त मिल रहे हैं। साथ ही हार्ट अटैक से चलते मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इसमें युवाओं की तादाद भी कम नहीं है। तो हृदय रोगों की परेशानियों से अवगत कराने, उसके निदान और उपचारों के बारे में जानकारी देने के लिए हृदय विशेषज्ञों का कहना है कि सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है और समय समय पर विशेषज्ञ से स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए और खान पान के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। व बदलती जीवन शैली तथा लगातार जंक फूड, शराब व धूम्रपान आदि का लगातार सेवन करना हृदयाघात का बड़ा कारण है। आज हृदय रोग तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने इससे बचाव के सुझाव भी मरीजों को दिए। अब आगे हम आपको दिखाते हैं कि पुष्पांजलि अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ शिवम उपपल ने क्या कहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम उपपल। मैंने अपनी MBBS और MD PGMS रोहतक से की। देन मैंने अपना DM इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में KGMC लखनऊ संस्थान से, लारी कार्डियोलॉजी संस्थान से किया। उसके बाद मैं पुष्पांजलि हॉस्पिटल में एज ए इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। हम यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब रन कर रहे हैं और हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है जिसमें सारी आधुनिक फैसिलिटीज़, हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, ये सब सुविधाएं अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़, कार्डियोमायोपैथीज का मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ये सब भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमने अभी तक टोटल 170 प्रोसीजर सक्सेसफुली कर लिए हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी समेत, जिसमें से करीबन 65 एंजियोप्लास्टीज हैं सक्सेसफुली जिनको कंप्लीट कर लिया है। और पेशेंट्स आर आल्सो वेरी सेटिस्फाइड बाय द न्यू डिपार्टमेंट एंड इट वाज मच नीडेड। ये जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो हार्ट डिजीज़ है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है, स्पेशली ये यंगस्टर्स में आजकल जो हार्ट डिजीज़ का प्रेवलेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो स्मोकिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यंगस्टर्स में। सेकेंडली, इसका एक मुख्य कारण है, इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो डायबिटीज़ मुख्य तौर पे एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर अंग को अफेक्ट करती है, उसमें से मुख्य तौर पे हार्ट भी आता है। तो डायबिटिक्स में हार्ट अटैक बड़ा कॉमन है और यंग पेशेंट्स में इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होता है, पहले वो डिटेक्ट नहीं हो पाता एंड दैट लीड्स टू हार्ट अटैक। और कई बार जो पेशेंट्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, खास तौर पे न्यूरोपैथी होने के कारण जो हार्ट अटैक होता है उसमें चेस्ट पेन भी नहीं होता। पेशेंट को केवल घबराहट होगी, एंजाइना का पेन या चेस्ट पेन होगा भी नहीं पेशेंट को। तो उस केस में केवल घबराहट होगी और कई बार पेशेंट्स उस चीज़ को केवल एसिडिटी का दर्द समझ के निगलेक्ट कर देते हैं। आजकल कई केसेस आपने देखे होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे, कई सेलिब्रिटीज़, वी हैव लॉस्ट मेनी सेलिब्रिटीज़ जो कि हार्ट अटैक के कारण से। उसके मुख्य कारण यही हैं स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। तो बीपी की बीमारी अगर किसी को है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका अच्छे से डेली नियमित तौर पे इलाज करना चाहिए। दूसरी बात ये कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो जंक फूड है जिसका सेवन आजकल बढ़ रहा है, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनका सेवन बढ़ रहा है, that is equally deleterious to the heart as smoking। तो उसका भी दुष्परिणाम हार्ट पे काफ़ी पड़ता है। सेकेंडली, जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है उसमें जो प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण जो मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। और कई बार इन केसेस में जो इमोशनल स्ट्रेस से एक हार्ट की बैलूनिंग होती है, एक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, टाकुसुबु कार्डियोमायोपैथी, दैट मिमिक्स हार्ट अटैक। ये फीमेल्स में, मिडिल एज फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होती है। ठीक है,
जो रीनल डिसफंक्शन के पेशेंट हैं, जिनको गुर्दे के रोग हैं, उसमें साइलेंट हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है। हार्ट अटैक में सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाली बात है, जिसे बोला जाता है टाइम इज मायोकार्डियम, यानी टाइम पे अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर टाइम पे अस्पताल पहुंच के जो हार्ट की जो नस बंद है, मुख्य तौर पे हमारी जो 3 नलियाँ होती हैं जो हार्ट की, लेफ्ट सिस्टम होता है, उसमें लेफ्ट में LAD, LCX और OM नस होती है। इसमें जो यंग पेशेंट्स में जो MI होता है वो मेनली एंटीरियर वॉल MI होते हैं, जो यंग MI हम एनकाउंटर करते हैं। इसमें एंटीरियर वॉल MI जो हम एनकाउंटर करते हैं उसमें BP का गिरना, हार्ट की पंपिंग का कम होना, एकाएक सांस फूल जाना, जिसे कहते हैं हार्ट फेलियर में जाना, ये बड़ा कॉमन है। इसमें खास तौर पे पेशेंट्स की धड़कन बढ़ जाती है एकाएक, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ये रिदम फिर भी हमारे पास जैसे अस्पतालों में अब डिफिब्रिलेटर की व्यवस्था अवेलेबल है, जिससे DC शॉक करके उसको कार्डियोवर्ट कर दिया जा सकता है। बट कई बार क्या होता है, धड़कन एकदम से कम हो जाती है एंड जिसे कहते हैं कार्डियक स्टैंड स्टिल हो जाता है, एसिस्टली बोलते हैं इसको, दैट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू एसिस्टली। तो उस सारे केसेस में यही है कि टाइमली इंटरवेंशन इज वेरी यूजफुल। कई बार क्या होता है, पेशेंट डे 2 डे 3 पे प्रेजेंट करता है, तो उस केस में क्या है कि नस तो खुल जाती है, पर पेशेंट को जितना बेनिफिट होना चाहिए था एंजियोप्लास्टी से उतना नहीं हो पाता, क्योंकि हार्ट का वो पर्टिकुलर हिस्सा है, उसकी जो पंपिंग है जिसको हम इंजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो पहले ही कम हो जाती है। तो उस केस में ज़्यादा बेनिफिट पेशेंट को नहीं होता। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टाइमली इंटरवेंशन। अगर पेशेंट किसी ऐसी जगह पे है या ऐसे एरिया में है जहाँ कैथ फैसिलिटी नहीं है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज के माध्यम से या टेनेक्टिप्लेज के माध्यम से हार्ट की नस को खोलना चाहिए। मतलब नस का खुलना टाइम पे बहुत ज़रूरी है, वरना दैट एरिया ऑफ द हार्ट विल बी परमानेंटली डैमेज एंड स्कार्ड। उसके बाद बार बार धड़कन बढ़ने के, हार्ट की पंपिंग कम होने के चांसेस रहते हैं। और पेशेंट्स की ऐसे बार बार थोड़ा सा ही चलने पे, 100 मीटर चलने पे ही सांस फूलना, जिसे कहते हैं पेशेंट्स रिमेनिंग NYHA क्लास 3 और 4, उसे बोला जाता है साइंटिफिक टर्म में। ठीक है। सेकेंडली इम्पॉर्टेंट है कि हम जो मेंटल लाइफ में मेंटल स्ट्रेस है जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। नियमित रूप पे सोना और जो खाना है उसको लेना, एक नियमित तौर पे एक्सरसाइज करना। और एक्सरसाइज का जहाँ तक मैं बताऊंगा, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं, वो ये कहती हैं हमें 30 to 60 मिनट्स का एक्सरसाइज करना चाहिए डेली फॉर 5 days पर वीक। तो ये बड़ा ज़रूरी है, मतलब 150 मिनट्स पर वीक हमें एक्सरसाइज करना ही चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा एक्सरसाइज का जो पैटर्न है वो एक सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम होना चाहिए। जैसे हमारी अच्छी कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें जो एक्सरसाइज की जो ट्रेनिंग है दैट इज कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पोस्ट MI को। बट यहाँ पे क्या होता है, अनसुपरवाइज्ड पेशेंट्स ओवर एंथुसियाज्म में कई बार ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं या जिम कर लेते हैं। इसलिए कई बार सोचने को मिलता है कि ट्रेडमिल पे कोई पेशेंट था, मतलब कार्डियक पेशेंट था, वो रन कर रहे थे, उनको बीच में हो गया क्योंकि वो प्लाक था, हार्ट में पड़ा हुआ था, वो रप्चर कर गया, जिसके कारण वो दिक्कत आ गई। तो कार्डियक जो ट्रेनिंग है वो भी सुपरवाइज्ड होनी चाहिए। कोई योगा भी आप करते हैं, दैट शुड ऑल्सो बी सुपरवाइज, दैट शुड नॉट बी लाइक इंस्टेंट कॉफी कि आपने वैसे ही कर लिया अनसुपरवाइज, उससे रादर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है। और लिपिड प्रोफाइल का जहाँ तक है, लिपिड प्रोफाइल एक फास्टिंग होना चाहिए, जिसमें जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल LDL है उसके लिए अगर तो डाइटरी मॉडिफिकेशन से घी चिकनाई का परहेज करके, तला फला मिर्च मसाला इसका परहेज करके ठीक हो जाए तो उससे ठीक है। नहीं तो ये है कि अपना जो भी मेडिकेशन, जो स्टैटिन की मेडिकेशन है या जो भी एस्टिमेट की मेडिकेशन है, इसके लिए कई बार देखा जाता है जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनमें भी लिपिड प्रोफाइल डिरेंज हो जाता है। तो अपना एक रूटीन कार्डियक इवैल्यूएशन भी, अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम लगते हैं, चलने पे छाती में दर्द होना या छाती का भारी होना, ऐसा कुछ महसूस होता है, तो टाइमली एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और या तो इन्वेसिव एंजियोग्राफी के माध्यम से या फिर CT एंजियो के माध्यम से
एक बार हार्ट की एनाटॉमी को देखा जाए, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है जो पेशेंट को सिम्टम कर रहा है। स्पेशली एज इज वन सच नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब अगर किसी पेशेंट की एज बढ़ रही है तो उम्र के साथ वो ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया में स्पेशली देखा जाता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है वो एक डिकेड पहले होती है, मतलब एज कंपेयर टू फॉरेनर्स हमारी कंट्री में एक डिकेड पहले होती है इन बोथ मेन एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल्स। तो उस चीज़ को स्पेसिफिकली टाइम पे कार्डियोवैस्कुलर स्क्रीनिंग होना चाहिए। कार्डियोमायोपैथीज है, चलने पे ज़्यादा सांस फूलती है पेशेंट को, या वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज पेनिसिलिन जब से आया है या एंटीबायोटिक इरा के बाद काफ़ी कम हुआ है पहले, और स्पेशली इन दिस पार्ट रूमेटिक हार्ट डिजीज का प्रेवलेंस काफ़ी कम है फॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ एक है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज इस एरिया में फॉर्चुनेटली कम है और टाइम के साथ और कम हो रही है। बट ये है जो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है, जैसे जैसे जो हमारे और जो बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं तो सिनाइल डिजेनरेटिव ऑर्टिक स्टेनोसिस और ये सब बाकी चीज़ें जो पेसमेकर से संबंधित कंप्लीट हार्ट ब्लॉक्स जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। तो इन सब का टाइमली उपचार लेना चाहिए। एंड हार्ट की चीज़ ऐसी है जिसमें टाइमली इंटरवीन करना चाहिए। अगर ज़्यादा उसमें लापरवाही की तो फिर उसमें मायोकार्डियम का, हार्ट का और जान का दोनों का रिस्क रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण क्या है जो लोग हार्ट के प्रॉब्लम से बचा जाए, इसको फॉलो कर सके, क्या सर? जो मैं एक सबसे बड़ा कारण होता है इसमें, जो दो कारण होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। अब एज एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो नॉन मॉडिफाइबल है, मतलब एज पेशेंट की बढ़ रही है तो दैट इज नॉन मॉडिफाइबल। बट सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जो एक हमारा जो स्मोकिंग है उसको अवॉइड किया जाए, स्मोकिंग या इसके अलावा जो भी नशा करते हैं उसको अवॉइड किया जाए। सेकेंडली टाइट कंट्रोल ऑफ बीपी एज वेल एज ब्लड शुगर और बीपी का एक अच्छा कंट्रोल किया जाए। तो आई थिंक दीज आर द, और एक जो लाइफस्टाइल है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जाए जिसमें फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक, जंक फूड का इंटेक को कम किया जाए, और साथ में जो हमारी जो रेगुलर एक्सरसाइज है डेली उसको किया जाए। सर ये कि इसकी पहचान कैसे, क्योंकि घर में अचानक अगर कोई हार्ट अटैक ऐसा कुछ दर्द होता है दिल में तो पहचान क्या, कोई एकदम से हड़कंप मच जाता है कोई ऊपर में, तो इसकी पहचान कैसे? एकाएक अगर आपको लगे, जिसे बोलते हैं, अगर जो क्लासिकल फीचर मैं हार्ट डिजीज का बताऊंगा, अगर ओल्ड एज में अगर वैसे होता है कि चलने पे छाती में दर्द होना या भारी होना, भारीपन होना, और रुकने पे आराम आ जाना, वो क्लासिकल एंजाइना कहा जाता है। बट इसके अलावा हाथ में दर्द जाना, छाती के बीचों बीच दर्द होना, इवन जबड़े के नीचे दर्द होना, गले तक दर्द जाना, ये भी फीचर्स हो सकते हैं। कई बार पेशेंट्स को चेस्ट पेन नहीं होता, केवल सांस फूलता है। और जो सांस फूलते पेशेंट्स हैं जो हार्ट फेलियर में होते हैं, कई बार तो वो ये कंप्लेंट भी नहीं बताते कि उनको सांस फूल रहा है, वो केवल ये बताते हैं कि हमारे गैस हो रही है और गैस को नीचे से ऊपर जा रही है। तो पेशेंट्स कई बार जब देखते हैं हम स्टेथोस्कोप लगा के तो चेस्ट बिल्कुल भरी होती है, हार्ट फेलियर में होते हैं, क्रैप्स होते हैं, और बिल्कुल पेशेंट ये नहीं कहते कि, सिर्फ ये कहते हैं हमारे गैस बन रही है, सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है। तो वो फीचर्स होते हैं, खासकर जो COPD के पेशेंट्स हैं कई बार, या डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या गुर्दे के पेशेंट्स हैं, उनमें चेस्ट पेन नहीं भी मिलता। तो जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के चलते डायबिटिक पेशेंट्स में चेस्ट पेन नहीं होता, या एकदम से घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीने आना, एकदम से ऐसा लगना कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें प्रॉम्प्टली रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और इन केस आपको कुछ ऐसा लगता है तो बजाय कि उन चीज़ों को डिसमिस करना कि वो जी गैस की दिक्कत है या एसिडिटी है, या उसको डिसमिस करने की जगह आप किसी भी सेंटर पे जाके एक ECG करा लीजिए। और ECG इज द बेस्ट टूल, मतलब एक वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल टू डिटेक्ट हार्ट डिजीज। ठीक है, तो ECG इज फॉर्चुनेटली बहुत छोटे छोटे सेंटर्स पे अवेलेबल है। तो ये है कि ECG कहीं भी हो जाता है तो उसका एक हो जाना चाहिए। मेडिकल टाइम में कहें तो शुरुआती टाइम में जो होता है तो हेम
होता है, तो मतलब गांव से अस्पताल तक आने में टाइम लग जाता है, तो प्राइमरी लेवल पर क्या करें जो रिस्क कम हो जाए? प्राइमरी लेवल पे जो हम अपने पार्ट पे अचीव कर रहे हैं, जो पहले सबसे पहले मॉडल कर्नाटका ने फॉलो किया था, वो हम बाकी स्टेट धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं कि एक जैसे ईसीजी जगह जगह होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। सेकेंडली, ईसीजी रीडिंग इज़ ए वेरी बिग इशू। तो ईसीजी रीडिंग के लिए मैक्सिमम जो पेरिफेरी लेवल पे हमारे फिजिशियंस हैं, उनको इन्वॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप के माध्यम पे ग्रुप बने। कोई भी ईसीजी हो तो ईसीजी कोई भी हमसे पूछना चाहता है, वी आर ऑलवेज वेलकम टू हेल्प एनीबडी, चाहे वो कहीं से भी इलाज ले रहा हो, ताकि कार्डियक पेशेंट्स का कुछ ऐसा ना हो कि टाइमली कोई ईसीजी में चेंज है और वो मिस हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि टाइमली पेरिफेरी में अगर कोई बैठा है पेशेंट और ऐसी जगह बैठा है जहाँ कैथ लैब नहीं है, वहाँ टाइमली एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और अटोरवास्टैटिन की लोडिंग डोज है वो मिल जाए। उससे क्या होता है, जो भी ब्लड क्लॉट है वो लाइट हो जाता है और उसका काफ़ी बड़ा मोर्टेलिटी बेनिफिट है, मतलब वो हार्ट के केसेस में काफ़ी मदद करता है। और अगर पेशेंट की ऐसी फाइनेंशियल स्थिति है या ऐसा है कि जो टाइम से अस्पताल नहीं पहुंच सकता, तो उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज टाइमली लगा दिया जाए विंडो। सर अपने यहाँ कैसी फैसिलिटी है, क्योंकि मरीज जो हर रोग है वो कहीं जाता है तो मतलब इलाज को लेकर डर जाते हैं, महंगे इलाज को डरते हैं, ट्रीटमेंट को लेकर बचते हैं। यहाँ पे डॉक्टर एसपी यादव सर के नेतृत्व में हमने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब यहाँ पे इंस्टॉल हुई है। दूसरी बात, सीसीयू हमारे में स्टेट ऑफ द आर्ट वेंटिलेटर्स और जो मॉनिटर्स हैं वो बहुत हाईली एडवांस इक्विपमेंट्स है। तो जो भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, पेरिफेरल एंजियोग्राफी, पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, ये सब सुविधाएं हमारे पास हैं। और यहाँ पे पुष्पांजलि हॉस्पिटल में सबसे बड़ा एडवांटेज है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो पेशेंट्स को मल्टीपल इश्यूज होते हैं। जैसे तो हमारे पास फिजिशियन हैं, डॉक्टर नवदीप सर हैं, पूजा मैम हैं पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से, और डॉक्टर श्रेयास सर हैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से, एसपी सर तो फर्स्ट यूरोलॉजिस्ट हैं पूरे हरियाणा के, तो वो तो हैं, उनके नेतृत्व में पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। साथ में सतेंद्र सर हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में। तो जो इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो जो टीम ऑफ डॉक्टर्स वर्क करती है उससे बहुत लेवल ऑफ केयर काफ़ी अच्छा है। चलो, आज विश्व हृदय दिवस है जी, तो हृदय रोगी को और बाकी लोगों को क्या संदेश दो? मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने हार्ट को लेके सचेत रहिए, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, जंक फूड, फास्ट फूड और इस कोई भी प्रकार का नशा अवॉइड कीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर का फास्ट कंट्रोल, बीपी का टाइट कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में लिपिड प्रोफाइल रूटीन, अगर आपको कुछ भी वार्निंग सिम्टम लगते हैं तो टाइमली कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना, एक कार्डियक कंसल्टेशन लेना, जो भी ईसीजी, इको, लिपिड प्रोफाइल के माध्यम से जो भी आपको अगर कोई मेडिकेशन की ज़रूरत है टाइमली वो शुरू हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्मोकर हैं एंड आप स्मोकिंग को छोड़ने में असमर्थ हैं, तो टाइमली एक डी एडिक्शन क्लिनिक पे जाके स्मोकिंग को छोड़ना, बिकॉज दैट इज़ द साइलेंट किलर। जो स्मोकिंग है दैट इज़ उसका जो एसोसिएशन है हार्ट अटैक से वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यंग एमआईज में बहुत बड़ा कल्प्रिट है स्मोकिंग। ऑलमोस्ट जो 40 साल के पेशेंट्स आते हैं, इवन 28 साल के पेशेंट्स आते हैं, उसमें अगर एक सवाल पूछते हैं हम कि स्मोकिंग करते हैं तो, और ख़ास करके हरियाणा में एक टेंडेंसी है लोगों की कि जो हुक्का स्मोकिंग है वो बड़ी एक ठीक चीज़ है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। तो चाहे स्मोक आप कैसे भी लें, टबैको की कंजप्शन कैसे भी हो, चाहे आप जैसे यूपी साइड में थोड़ा टबैको चू करने का ट्रेंड है, ये जो आपका जो टबैको जो चूइंग का ट्रेंड है, हमारे यहाँ पे स्मोकिंग का ट्रेंड ज़्यादा है, हुक्का का ट्रेंड ज़्यादा है। तो ये चाहे टबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं आप तो डिलीटीरियस होता ही है, चाहे बीड़ी की फॉर्म में, चाहे सिगार की फॉर्म में, चाहे उसकी
स्मोक कैसे भी करते हैं आप टबैको के कंजम्पशन में, चाहे च्यू करते हैं उसको, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, तो ये डिलीटीरियस है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए।